नमस्कार मित्रों, सहज प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कुछ विशेष प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आज आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करते हैं, जिसमें रचनाएं और रचनाकारों को मुख्य रूप से जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? श्रावकाचार रचना है, आप बता सकते हैं, ये देवसेन की प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। इसके बाद है दोहा कोश। दोहा कोश रचना किसकी है? दोहा कोश, दोहा कोश के रचनाकार है सरापा। तीसरा प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है, आप बता सकते हैं कमेंट करके, शालिभद्र सूरी की ये रचना है। परमात्मा प्रकाश वियोग सार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? ये हैं जोइंदू। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर, पहला विकल्प सही है। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण रचना है ग्रियर्सन की। अगला प्रश्न है, यानी सातवां प्रश्न, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर इंडो हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं गारसा दा तासी। अगला प्रश्न देखते हैं, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? आप सभी जानते होंगे जॉर्ज ग्रियर्सन इसके रचनाकार हैं। नौवां प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा माना जाता है? यह है शिव सिंह सरोज, जो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम इतिहास माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसके बाद 11वां प्रश्न है, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद 12वां प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार या रचयिता कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता है दामोदर शर्मा। 13वां प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है हेमचंद्र। 14वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर है 4 भागों में, यानी तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी? वीर गाथा काल को यह संज्ञा दी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। 16वां प्रश्न है, आसुग कवि की रचना है। आसुग कवि की कौन सी रचना है? इनमें से हमें बताना है। तो आसुग कवि की रचना है चंद्रबाला रास। 17वां प्रश्न है, पौम चरिव के रचयिता कौन है? पौम चरिव के रचयिता है, आप 4 विकल्प देखें, और पौम चरिव जिसे पद्म पुराण भी कहा जाता है, स्वयंभू इसके रचनाकार हैं। 18वां प्रश्न है, हिंद शब्द अनुशासन के रचनाकार कौन है? शब्द अनुशासन के रचनाकार है हेमचंद्र। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा, इसको भी हम देखते हैं। लक्ष्मीधर रोड़ा, राम सिंह और हेमचंद्र इसमें विकल्प हैं, तो आप भी सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। पाहुड़ दोहा रचना है राम सिंह की। प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? प्राकृत पेंगलम के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। इसके बाद है, नए कुमार चरिव के रचनाकार कौन है?
नए कुमार चरिव के रचनाकार हैं पुष्पदंत। जयमयंक जसचंद्रिका की रचयिता कौन है? जयमयंक जसचंद्रिका की रचयिता है मधुकर कवि। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन किसकी रचना है? यह है जिनदत्त सूरि की रचना। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा, जिनदत्त सूरि। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता है सोमप्रभ सूरि। 25वां प्रश्न है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 26वां प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हालांकि इन्होंने आदिकाल नाम भी दिया है, लेकिन आदिकाल को आदिकाल नाम मुख्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही दिया। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक कौन है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को संज्ञा दी बीजवपन काल। आगे बढ़ते हैं। 29वां हमारा प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास, जिसमें खड़ी बोली आती हैं, इसका विकास माना जाता है सौरसैनी अपभ्रंश से। 30वां प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। 31वां प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पूर्वी हिंदी का उद्भव माना जाता है अर्धमागधी से। 32वां प्रश्न है, खड़ी बोली या कोरवी का संबंध किस उपभाषा से है? यह है पश्चिमी हिंदी से। कोरवी यहाँ का कुरु प्रदेश था, तो उस वजह से कोरवी कहा गया। ये कोरवी नाम भी राहुल सांकृत्यायन जी ने ही दिया। 33वां प्रश्न है, अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ? अवधी बोली का विकास हुआ है पूर्वी हिंदी से। 34वां प्रश्न है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी का उत्तरी रूप, इससे खड़ी बोली का उद्भव माना जाता है। 35वां प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की मुख्य रूप से 5 उपभाषाएं मानी जाती है। 36वां प्रश्न है, हिंदी क्षेत्र की बोलियां या बोलियों की कुल संख्या कितनी है? बोलियों की कुल संख्या है 18। आगे बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? इसके अंतर्गत आती हैं 5 बोलियां। ये जो भाषाओं पर है, इस पर हमारा एक वीडियो भी 1 वर्ष पूर्व आ चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ से आपका यह क्लियर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र की बोली है या किस क्षेत्र में बोली जाती है? यह हमें देखना है। 38वां प्रश्न, तो 38वें के विकल्प देखेंगे, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है। आइए चलते हैं 38वें प्रश्न के विकल्पों की ओर। दरभंगा, आजमगढ़ या पटना या पूर्णिया? तो इसमें सही विकल्प है आजमगढ़। 39वां प्रश्न है, मैथिली का बोली क्षेत्र है? मैथिली का बोली क्षेत्र है मुंगेर।
40वां प्रश्न है, भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? सही विकल्प है भोजपुरी बोली क्षेत्र से। इसके बाद अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? तो भाषा विज्ञान में पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को हिंदी माना जाता है। 42वां प्रश्न है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी, पहले कितनी थी? यह इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो 8 थी। अगला प्रश्न 43वां प्रश्न है, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे ग और त्र, ये व्यंजन शामिल नहीं थे। 44वां प्रश्न है, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना यदि निम्न रचनाओं में देखा जाए तो दोहा कोश जो सराहपा की रचना है वह प्रथम रचना मानी जाती है। 45वां प्रश्न है, आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन है? 45वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चौथा विकल्प सही है। 46वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? ये प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, संदेश राशक खंड काव्य के रचयिता कौन है? संदेश राशक खंड काव्य के रचनाकार हैं, इसमें से आप देख सकते हैं अब्दुल रहमान, अध्यमान भी इन्हें कहा जाता है। 48वां प्रश्न है, खुमान रासों के रचनाकार कौन है? खुमान रासों के रचनाकार हैं दलपत विजय। निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्हा खंड के नाम से प्रचलित है? आल्हा खंड के नाम से प्रचलित है परमाल रासो जो जगनिक की प्रसिद्ध रचना है और इसमें आल्हा उदल का किस्सा है, इसलिए इसे आल्हा खंड कहा जाता है। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? गेय रासो यानी जिसे गाया जाए, गेय रासो काव्य है बिसलदेव रासो। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि ये मुख्यतः श्रृंगारिक रचना है। अगला प्रश्न है यानी 51वां प्रश्न, परमाल रासो के रचयिता कौन है? परमाल रासो के रचयिता हैं जगनिक। आगे की ओर बढ़ेंगे यानी प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52वां प्रश्न आपके सामने, पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है के अनुसार कितने समय या खंड हैं? तो इसमें कितने समय हैं? इसमें 69 यानी 69 समय या खंड है पृथ्वीराज रासो में। 53वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? प्रामाणिक जिन्होंने माना है उसमें डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी भी हैं, तीसरा विकल्प सही होगा। 54वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। 55वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई है। चंद्र बरदाई जो पृथ्वीराज के राजकवि थे या दरबारी कवि थे। इसके बाद अगला प्रश्न यानी 56वां प्रश्न आज का, इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है
पृथ्वीराज रासो। रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन है? रणमल छंद काव्य के रचयिता है श्रीधर। 58वां प्रश्न है, जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? जयचंद प्रकाश की रचना की है भट्ट केदार ने। यदि हमसे कुछ त्रुटि हो जाए, किसी प्रश्न का यदि गलत उत्तर बताया जाए, तो आप यदि उसका सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिताओं के नाम बताने हैं। और आजकल प्रश्न पत्रों में पंक्तियां बहुत अधिक मात्रा में पूछी जा रही है, तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। 59वां प्रश्न है, पुरुष कहानी हों कहूँ जसु पत्थावे पुन्नु, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं विद्यापति। 60वां प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। इसके रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचयिता हैं जगनिक, यानी ये आल्हा खंड से ली गई है। 62वां प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? ये माना है राम कुमार वर्मा जी ने। आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, इसके रचनाकार कौन है? तो ये मुकरियाँ किसकी हैं? ये है अमीर खुसरो की रचना। तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो, दूसरा विकल्प। 65वां प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, ते तैसन जपौ अवहट्ठा। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्ति के रचनाकार हैं विद्यापति। 66वां प्रश्न है, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं गोरखनाथ की। 67वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, भल्ला हुआ जो मारिया, बहिणी मारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सिहु, जय भग्गा घर अंतु। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं सरहपा की। इसके बाद 68वां, पुस्तक जल्लन हाथ दे, चली गज्जन नृप काज। ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां है चंद बरदाई की, यानी चौथा विकल्प सही होगा। 69वां प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी। अगला प्रश्न देखते हैं, 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्ति है आचार्य
आप बता सकते हैं किसकी होगी। इसके लिए हम आपको सीधा जवाब है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। 71वां प्रश्न है, जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नहीं पवेश, तही बट चित्त विश्वास करु, सरहे कहिए ओवेश। पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां हैं सरहपा की। पहले जैसा गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की हैं? यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद बरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। इसके बाद 74वां प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 सिद्ध प्रसिद्ध हैं, तो यह आप देख। अगला प्रश्न देखते हैं, 75वां प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या मानी गई है 9 नाथ कहे जाते हैं। 76वां प्रश्न है, चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता है सबरपा। इसके बाद 77वां प्रश्न है, जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्मभाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे बढ़ते हैं, 78वां प्रश्न लेते हैं। 78वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? 78वें प्रश्न का सही उत्तर है, देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, तो इस पर हमें विचार करना होगा। तो आप भी विचारें और आपको इसके लिए कुछ समय दिया जा रहा है। देखिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 ईस्वी में लिखी थी हिंदी साहित्य की भूमिका, और विस्तृत हो जाने के कारण इसे ही हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में प्रकाशित कराया गया था। तो ये यहाँ पर हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था, यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का विकास नाम से ये लिखा गया था। और बाद में ये हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 में, यानी 1928 में तो ये लिखा गया हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और 1929 में जब ये बहुत वृहद हो गया था, बड़ा हो गया था, तो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है। और यदि एक बात और मैं बता दूं यहाँ पर कि सरयू करण पारिक थे, हरदेव बहारी और रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों को 1908 में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने अपने यहाँ आमंत्रित किया था हिंदी शब्दकोश लिखने के लिए, और इन्होंने 1928 में हिंदी शब्द सागर के नाम से शब्दकोश तैयार किया गया था। तो वो शब्दकोश तैयार हुआ था, उसी की भूमिका आचार्य शुक्ल लिख रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? तो हिंदी काव्यधारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा जी।
इसके बाद अगला प्रश्न है, कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? कैमास वध प्रसंग महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। कैमास ये आता है परमाल रासो के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न है 82वां प्रश्न। सॉरी, यहाँ पर हम भूल सुधार करेंगे तुरंत ही। ये कैमास वध प्रसंग जो आता है वो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत आता है। तो इसमें सही विकल्प होगा पृथ्वीराज रासो। ये एकदम से बिल्कुल गलत हो जाता अभी। तो कैमास वध प्रसंग पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत है। 82वां प्रश्न है, मनहु काल ससभान कला 1600 बन्नीय किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? ये किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? यह है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की पंक्ति। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावती समय भी पृथ्वीराज रासो का ही एक भाग है। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? आसान सा प्रश्न है, अमीर खुसरो। 85वां प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिल कोकिल के नाम से मशहूर कवि हैं विद्यापति। अब 86वां प्रश्न है आज का, आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा, देखिए यहाँ पर काल की भाषा, तो यहाँ पर है इसका काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि, पूरे काल की जो भाषा बनाई खड़ी बोली को, या खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं अमीर खुसरो साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, ढोला मारू रा दुहा की नायिका का क्या नाम था? विकल्प देखते हैं, इसके विकल्पों की ओर चलेंगे। ढोला मारू रा दुहा की जो नायिका थी उसका नाम था मारवणी। मारवणी, तो दूसरा विकल्प सही होगा, मारवणी। इसके बाद 88वां प्रश्न है, बिसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? बिसल देव रासो की नायिका का नाम बताइए आप बहुत तेजी से उत्तर दें, क्योंकि अब हमें 100 प्रश्न पूरे करने हैं। 100 क्या 111 प्रश्न हैं ये, और आज हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को छुएंगे। ये है राजमती, सही उत्तर होगा राजमती। तो राजमती पर हम निशान लगा देते हैं। इसके बाद है 89वां प्रश्न, रेवंत गिरिरास ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। रेवंत गिरिरास के रचयिता हैं विजय सेन सूरी जी। विजय सेन सूरी जी इसके रचनाकार हैं। 90वां प्रश्न है, गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? गोरखबानी के तो डॉक्टर पीतम्बर दत्त पड़तवाल थे, और अभिअंतर की त्यागे माया दुबधा मेटी सहज में रहे पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो इसमें इन पंक्तियों के रचनाकार हैं 91वां प्रश्न, गोरखनाथ इन पंक्तियों के रचनाकार होंगे। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृताभास किसने कहा है? अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? इसका सही उत्तर होगा प्राकृत से। 94वां प्रश्न है, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? गाथा सप्तशती की रचना हुई है संस्कृत में। 95वां प्रश्न है, किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? ये थे जोशुआ केटलर, इन्होंने सबसे पहले लिखा। दूसरा विकल्प सही है। आगे प्रश्न है 96वां प्रश्न, विजयपाल रासो, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? विजयपाल रासो के रचनाकार आप जानते हैं नल सिंह है। इसके बाद सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? 84 सिद्धों में
जो प्रथम सिद्ध थे वो सरहपा माने जाते हैं। सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? सर्वाधिक चरित्र काव्य जैन साहित्य के अंतर्गत हमें मिलते हैं। और आज का 100वां प्रश्न है करकंड। करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? करकंड चरित्र के रचनाकार है कनकामर मुनि। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन थे? भारतीय भाषा में रचना करते थे, ये कौन थे? इनको जानते हैं तो विकल्प देखेंगे हम पहले और विकल्प के बाद ही। तो ये विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जायसी, अब्दुल रहमान, मुल्ला दाऊद। तो इसमें से अब्दुल रहमान सही है। 102वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को शुक सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 103वां प्रश्न है, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा वर्णन या बारहमासा शब्द का प्रयोग किया गया है? वर्णन का जो प्रयोग है बारहमासा का, वो किस काव्य में है? तो ये इसका सही उत्तर होगा बिसलदेव रासो में। बिसलदेव रासो श्रृंगारिक रचना मानी जाती है। इसके बाद है 104वां प्रश्न, कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? ये आप सभी जानते हैं, विद्यापति की ये महत्वपूर्ण रचना है। 105वां प्रश्न है, अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो यह है कीर्तिलता के बारे में, कीर्तिलता को कहानी कहा है। इसके बाद 106वां प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। 107वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। 108वां प्रश्न है, यह सिर नवेन राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं 108वें प्रश्न की। ये पंक्तियां आप जान सकते हैं तो इसका उत्तर आप दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत उत्तम प्रश्न है आज की श्रेणी का। 108वां प्रश्न है और इसका उत्तर आप सोच रहे होंगे कबीरदास होंगे, लेकिन नहीं, कबीरदास नहीं है। इसका सही उत्तर है चरणदास जी। इसके बाद 109वां प्रश्न। 109वां प्रश्न है, कुटिल केस सुदेश पोहो, परिचियत पिक सद, कमल गंध बस बयसंद, हंस गति चलती मंद मंद। इसके रचनाकार कौन है? 109वां प्रश्न है। 109वें प्रश्न का सही उत्तर है चंद परताई। इसके बाद 110वां प्रश्न आज का, आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? किसने कहा है? ये हमें बताना है। तो इसका आप उत्तर दीजिए, बहुत तेजी से आप उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष है, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। तो आज की यह प्रश्न श्रृंखला यानी आदिकाल की यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे के काल की यानी भक्ति काल और उसके साहित्य की प्रश्नावली हम आगे के भाग में आपके बीच रखेंगे। आपको यह अंक कैसा लगा इसके बारे में बताएं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें।